हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका यह मतलब था। वे दोनों अब इतनी धीमी गति से चल रहे थे। अपनी गति को कम करने की कोशिश करते हुए वे अपने हाथों को पीछे और आगे की ओर हिला रहे थे, अपने आगे दौड़ने वालों की नकल कर रहे थे। दुर्भाग्य से यह बात श्री बलबीर को समझ में नहीं आई और बाकी छात्र अब उनका इंतजार करने में व्यस्त थे। बस यहां आ जाओ तुम फूल्स, उन्होंने आदेश दिया। एक बार जब छात्र आ गए तो श्री बालबीर ने अपने सामने जमीन पर एक रग्बी बॉल रखी। रॉबिन नाम के सबसे बड़े छात्र को चुना। वह अपनी कक्षा का प्राउड स्टूडेंट था। वह ऐसा छात्र था जो अपने काम में बहुत अच्छा था और आमतौर पर केवल फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में दिखाई देता था। हालांकि ये कोई फिल्म नहीं थी और वह अपने साथी छात्रों के ठीक सामने था। रॉबिन की स्किन सुनहरी रंगत लिए हुए थी। उसके लहराते भूरे बाल थे जिनमें बिल्कुल सही मात्रा में कर्ल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से दुबले पतले मांसपेशियों वाले व्यक्ति जैसा था, जो खेलों में विनिंग परफॉर्मेंस करने के लिए डिजाइन किया गए हो। तुम्हें पता है, वे कहते हैं कि 10% लड़के 90% लड़कियों से मेल खाते हैं। टॉम ने रॉबिन को देखते हुए कैरी से फुसफुसाते हुए कहा, टिंडर पर है। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद उस ऐप का इस्तेमाल किया है। गंभीरता से, जब मुझे पता है कि कोई भी मेरे लिए स्वाइप नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है। इसीलिए मैं ऐप पर जाता हूं, बस दूसरी दिशा में स्वाइप करने के लिए। इस तरह मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया है, इससे पहले कि वे मुझे अस्वीकार कर सकें। मुझे लगा कि तुमने अभी कहा कि तुमने ऐप का इस्तेमाल नहीं किया। अपने दोस्त को देखते हुए और फिर खुद को देखते हुए गैरी थोड़ा निराश हुआ। ऐसा इसीलिए नहीं था क्योंकि रॉबिन जैसे किसी व्यक्ति की गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़कियां लाइन में लगी होंगी। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जैसे लोग अल्टर्ड बनने के लिए चुने जाने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थे। जब तक दुनिया में रॉबिन जैसे लोग हैं, तब तक उसका चयन कैसे हो सकता है। मैं शब्दों को कम नहीं करूंगा। हम सभी जानते हैं कि रॉबिन हमारी टीम में सबसे अच्छा है। आप लोगों के लिए यह बहुत बुरी बात है कि दूसरी टीमों में भी सैकड़ों रॉबिन हैं। श्री बलबीर ने अपनी बहुत ही प्रेरक बात कही। इस टीम में जो कमी है वह है अच्छी डिफेंस लाइन, ऐसे लोग जो टैकल कर सकें। हम यहाँ का अपने टैकलर खोजने आए हैं। आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य या तो ए, रॉबिन से गेंद छीनना था जब वह आपकी ओर दौड़ रहा था ताकि उसे सफेद ट्राई लाइन तक पहुंचने से रोका जा सके, या बी, उसे जमीन पर गिरा दिया जाए। पहले कुछ छात्रों को प्रयास करते और असफल होते देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह एक असंभव कार्य था। आखिरकार गैरी के लिए यह समय आ गया था कि वह इस पर अपना हाथ आजमाए। श्री बालबीर को गैरी से वास्तव में कोई बड़ी उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन स्कूल के नियमों के अनुसार सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। सीटी बज गई और रॉबिन ने गेंद को कसकर पकड़ते हुए उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया, मानो वह एक नवजात शिशु हो। अरे, अरे, क्या तुम मुझ पर आसानी से नहीं जा सकते? गेंद पर उसकी मजबूत पकड़ को देखते हुए मेरे कमजोर छोटे हाथ कभी भी उसे छीन नहीं पाएंगे। तब मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं, टैकल करने के लिए। आगे बढ़ते हुए गैरी ने रॉबिन का सामना करने की इच्छा शक्ति जुटाई। अगर गैरी को बाकियों से अलग खड़ा करने वाली कोई एक मजबूत बात थी, तो वह थी उसका डर न होना, जिसकी तारीफ मिस्टर बलबीर को भी करनी चाहिए। जब वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, गैरी ने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर नीचे की स्थिति में आ गया। हालांकि ऐसा लग सकता था कि वह दूसरों पर ध्यान नहीं दे रहा था, गैरी ने कई बारीकियों और आदतों को समझ लिया था। जब भी रॉबिन फिंट करता है तो वह पहले अपने दाहिने पैर से ऐसा करता है। उसके शरीर का अतिरिक्त वजन उस तरफ जाता हुआ देखा जा सकता है। आज घास का मैदान नरम है और उसके पैर हमेशा की तुलना में गहरे ढंस रहे हैं। यह सब इसीलिए किया जाता है ताकि वह खुद को आगे की ओर धकेल सके, अपने शरीर को दाईं ओर घुमा सके। ये सब जानते हुए भी गैरी अपने फिंट के साथ आगे बढ़ा, टैकल करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक गया और अपने दाईं ओर चला गया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, इन सभी छोटी छोटी बातों ने रॉबिन की टैकल से बचने के लिए घूमने की योजना बनाई। लेकिन गैरी जानता था कि वह कहां पहुंचेगा। नीचे जाकर
उसने पैरों को देखा और तैयार हो गया। तभी रॉबिन का विशाल घुटना उसके चेहरे की ओर जोर से टकराया और उसकी नाक पर लगा। उसके बाद एक तेज आवाज हुई जिसे देखने वालों ने भी सुना लिया। एक पल में खून बहने लगा और गैरी वहीं ठंडे घास के मैदान पर लेट गया। दाम, तो क्या हुआ अगर मुझे पता चल गया कि वह कहाँ जाएगा? ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसके बारे में कुछ करने के लिए शरीर है। सालों से अल्टर्ड फाइट्स देखने के बाद गैरी आदतों को पहचानने और लोगों के शरीर की हरकतों को समझने में माहिर था। वह उन पैटर्न को देख लेता था जिनके बारे में शायद खुद उस व्यक्ति को भी पता न हो। अफसोस, ये सब बेकार था। अरे यार, मुझे बहुत दुख है। क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। रॉबिन ने गैरी को जमीन से उठाकर यह देखने के लिए कहा कि उसकी नाक ठीक है या नहीं। उसकी नाक को हल्के से छूने पर खून और भी ज्यादा बहने लगा। मुझे लगता है कि यह टूट गई है, गैरी ने खुद से कहा। ओह यार, मुझे बहुत दुख है। चलो, मैं तुम्हें अपने परिवार के क्लिनिक ले चलता हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या हुआ है, ताकि वे तुमसे पैसे ना लें। गैरी और टॉम के सामूहिक दिमाग में रॉबिन के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि इतना लोकप्रिय होने और जीवन में सब कुछ पाने के बावजूद वह वास्तव में एक अच्छा लड़का था। कम से कम फिल्मों या टीवी शो में जो कोई इतना परफेक्ट होता है, उसका एक बुरा पक्ष होता है और वह घमंडी व्यवहार करता है। शायद कक्षा में गीक को धमकाता भी है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई भी रॉबिन से नफरत नहीं करता था। हर कोई उसके कोमल नरम पक्ष से प्यार करता था, गैरी और टॉम सहित, जो केवल जेलसी करते थे। इसकी चिंता मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, गैरी ने टॉम के साथ जाने के लिए अपनी सांस रोककर कहा। वैसे भी कोशिश करना मेरी गलती थी। आगे बढ़ते हुए रॉबिन ने गैरी की बात सुन ली थी। आज उससे निपटने की कोशिश करने वाले सभी लोगों में से गैरी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो यह अनुमान लगाने में कामयाब रहा था कि वह कहाँ जाएगा। उसके इस सहपाठी में स्पष्ट रूप से प्रतिभा थी और रॉबिन उसे यह बताना चाहता था, लेकिन वह पहले ही टॉम के साथ एक तरफ चला गया था, जो उसके साथ नर्स के ऑफिस में जा रहा था। तुम्हें अपना सिर पीछे की ओर उड़ता हुआ देखना चाहिए था, टॉम ने अपने दोस्त को चिढ़ाते हुए कहा। वह बहुत उत्साहित था। तुम्हें पता है, जब तुम गर्मियों की छुट्टियों से वापस आए थे तो तुम्हारा सिर हरे रंग से रंगा हुआ था, और वह भी। मुझे लगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन पता चला कि तुम हमेशा की तरह ही मूर्ख हो। आमतौर पर दोनों इस तरह की किसी बात पर हंसते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज गैरी मजाक करने के मूड में नहीं था। उसने अपने दोस्त की छोटी छोटी सनकियों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर वे हमें ये खेल क्यों करवाते हैं? ओह, ये सही है, क्योंकि हमारे देश में मोटापे की समस्या है। इसीलिए उन्होंने हर छात्र के लिए हर दिन एक स्पोर्ट्स क्लब में भाग लेना अनिवार्य कर दिया, ताकि हम उन वयस्कों की तरह सुअर न बन जाएं जो इस बेवकूफाना विचार के साथ आए थे, टॉम ने आगे कहा। लेकिन गैरी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरे, तो तुम्हारी बहन कैसी है? टॉम ने विषय बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम उसके साथ डेट पर नहीं जा सकते, गैरी ने तुरंत जवाब दिया, अभी भी अपनी नाक पर टिश्यू के टुकड़े पकड़े हुए। क्या? मेरा ऐसा मतलब नहीं था। हालांकि वह बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो रही है। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ। कुछ सालों में वह अपने बड़े भाई के साथ घूमने में शर्मिंदा होगी। वह वैसी नहीं होगी जैसी वह अभी है। तुम्हें इन दिनों को संजो कर रखना चाहिए। टॉम के दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी, एक पतली सुडौल लड़की की, जिसके छोटे भूरे बाल और एकदम सही आकार की बड़ी आंखें थीं। केवल एक विशेष क्षेत्र में उसकी दृष्टि थोड़ी बदल गई थी। खरबूजे की बजाय वे तरबूज के आकार के थे। मुझे पता है, गैरी ने हार मान ली। उसे पता था कि जल्द ही उसे अपनी बहन के प्रेमियों से लड़ना पड़ सकता है। अपनी नाक की जांच करवाने के लिए नर्स के ऑफिस में जाने के बाद उसने उसे बताया कि उसने खुद क्या अनुमान लगाया था। उसकी नाक वास्तव में टूटी हुई थी। नर्स ने उसे सलाह दी कि अगर वह नहीं चाहता कि उसकी नाक इसी तरह टेढ़ी रहे तो उसे अस्पताल जाना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए बाद में सर्जरी भी की जा सकती थी, लेकिन इसे ठीक होने से पहले ठीक करना आसान होगा। तभी उसे समय का ध्यान आया और गैरी कमरे से बाहर निकल गया।
थैंक्स, मैं वादा करता हूँ कि इसकी जांच करवाऊंगा। उसने वापस कॉल किया, लेकिन वह डॉक्टरों के पास नहीं जा रहा था। इसके बजाय वो वापस घर भाग रहा था। स्कूल से निकलकर वह गेट के बाहर भागा और घर वापस जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके भागने लगा। वे एक छोटे शहर में रहते थे, इसलिए उसके लिए बस पकड़ने के बजाय भागना ज्यादा तेज था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह बस का इस्तेमाल करने से क्यों बचना चाहता था। एक और कारण था, वह बस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। खासकर इसलिए क्योंकि अगर वह जल्दी करे तो 10 मिनट में घर वापस आ सकता था। उसके पड़ोस की सड़कें कूड़े से भरी हुई थीं और अपार्टमेंट ब्लॉक के पास पेंटिंग शॉप के धब्बे थे। उसे पता था कि उनका इलाका दूसरों की तुलना में बहुत बढ़िया नहीं था। ये रहने के लिए सबसे खराब जगह नहीं थी, लेकिन सबसे अच्छी भी नहीं थी। आखिरकार वह एक अपार्टमेंट ब्लॉक में पहुंच गया। दरवाजे के किनारे लगा डोरबेल बहुत पहले टूट गई थी और उसे कभी ठीक नहीं किया गया था, जिससे कोई भी अपनी मर्जी से अंदर आ सकता था। अब बस 6 सीढ़ियां चढ़ने का कठिन काम बचा था। अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट नहीं थी और उनका परिवार इतना भाग्यशाली था कि उसे सबसे ऊपरी मंजिल पर रखा गया। आखिरकार ऊपर पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसके पेट में हाथ डालकर उसके सभी अंगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वह टॉम की तुलना में ज्यादा जोर से हाँफ रहा था और हाँफ रहा था। अपार्टमेंट 604 में प्रवेश करने से पहले उसने सांस लेने के लिए 1 मिनट इंतजार किया। वापस स्वागत है डार्लिंग। तुम रात के खाने के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हो। हालांकि मुझे कुछ मिनट चाहिए होंगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं आज रात भी तुम्हारे लिए इसे बाहर छोड़ दूं? उसकी माँ ने रसोई से चिल्लाया। हाँ माँ, मैं आज रात भी टॉम के साथ बाहर जाऊंगा, उसने चिल्लाते हुए अपने बेडरूम में भागते हुए कहा। उनका अपार्टमेंट छोटा था, जिसमें केवल 2 बेडरूम और एक रसोई थी, जो उपयोग में न होने पर भोजन कक्ष और लिविंग रूम दोनों का काम करती थी। यह सब उसका परिवार कैरी कर सकता था और वहां केवल 2 बेडरूम थे। कैरी, तुम्हारी नाक को क्या हो गया? उसकी बहन, जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, ने अपने भाई के आने पर ध्यान दिया। वह अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थी और अपने फोन पर कुछ संगीत सुन रही थी। कुछ ही क्षण पहले वह गा रही थी, जब तक कि कोई व्यक्ति कमरे में घुस नहीं आया। एमी, इसकी चिंता मत करो, मुझे जाना है, गैरी ने कहा, जैसे ही उसने जल्दी से अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और कुछ पहन लिया। और माँ को मत बताना। ये सही था, वे दोनों एक दूसरे के साथ कमरे साझा करते थे। भले ही वह 16 साल का था और वह 15 साल की थी, जो उससे सिर्फ 1 साल छोटा था। बेशक दोनों ने अपने दोस्तों से यह बात छिपाई। अगर लोगों को पता चल गया तो वे उनके बारे में अफवाह फैला सकते थे कि वे किसी तरह के अजीब परिवार हैं जो कुछ अजीबोगरीब काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई बहनों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। उनके परिवार की स्थिति सबसे अच्छी नहीं थी और वे दोनों ये जानते थे। उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में कभी अपनी माँ से शिकायत नहीं की थी, क्योंकि बेचारी माँ अपने किशोर बच्चों को पालने के लिए हर किसी से ज्यादा मेहनत करती थी और साथ ही कई जॉब भी करती थी। कपड़े बदलने के बाद गैरी जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकला और चल पड़ा। अपने रास्ते में वह लगातार समय देखने के लिए अपने फोन को देखता रहा और अब 5:30 बज रहे थे। मैंने इसे हासिल कर लिया और कुछ समय भी बचा लिया। वह एक प्रसिद्ध नाइट क्लब के बाहर पहुंचा।